गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इवनिंग में 5:15 PM पे रहेगी, 5:15 पे आपकी मैथ्स की क्लासेस रहेगी। और जो आपका चैनल है उसका नाम है गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेस। उस चैनल पे आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो 11:15 AM सुबह 11:15 पे आपकी इंग्लिश की क्लासेस और 5:15 PM यानी 5:15 पे शाम को आपकी मैथ्स की क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको पैटर्न रिवीजन को। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे वो 5 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या रहेंगे 10 रहेंगे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन आपका क्या है 2 मार्क्स का है। वही कैलकुलेशन सेम जैसे मैंने आपको बता रखी है। जैसे मान लिया 2 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, 2 आपके रॉन्ग हो गए, 1 आपका क्या हो गया आपने किया ही नहीं। तो 2 करेक्ट हो गए तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 2 करेक्ट यानी +4 पॉजिटिव में आपके 4 मार्क्स आ गए। और 2 नेगेटिव हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन के नेगेटिव मार्क्स आपको डिडक्ट करने हैं आधा नंबर आपको क्या करना है डिडक्ट करना है, हाफ मार्क्स आपको डिडक्ट करने हैं। तो 2 के क्या हो जाएंगे 1, तो 1 आपका नेगेटिव में हो जाएगा। और जो आपने किया नहीं उसका आपको कुछ नहीं करना। तो आपके टोटल अगर आउट ऑफ 10 मार्क्स की बात करें अपने 4 प्लस में और 1 नेगेटिव में, मतलब क्या हुआ 3 आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स से आ गए। ये जो आपके मार्क्स हैं ये मार्क्स आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। 3 आउट ऑफ 10 जो आपके आ रहे हैं मार्क्स, ये जो अल्टीमेट जो मार्क्स है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने और विद ऑनेस्टी के साथ बताने। तो यहाँ पे अपनों ने थोड़ा सा मेथड और चेंज किया है। हर क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा सोल्व करने के लिए। 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उसके बाद में मैं उसका क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह बता दूंगा, आपको डायरेक्शन वगैरह की करना क्या है, उसके जस्ट बाद आपका क्वेश्चन ओपन होगा और ओपन होते ही आपको 1 मिनट का टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वहां से सोल्व करना, उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है सेंटेंस फिलर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सेंटेंस फिलर्स पे है। तो डायरेक्शंस को स्टार्ट करें। तो डायरेक्शन में बोला है इन द गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट विद ए ब्लैंक हैज बीन गिवन, कि एक स्टेटमेंट दिया गया, एक ब्लैंक के साथ एक स्टेटमेंट आपको दिया गया, फॉलोड बाय 3 वर्ड आउट ऑफ विच मोर देन 1 कैन कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। मतलब 3 वर्ड्स के द्वारा फॉलो किया गया, उनमें से मोर देन 1 एक या एक से ज्यादा क्या है वर्ड्स आपके क्या हो सकते हैं वहां पे सूट हो सकते हैं, कहाँ पे वहां पे ब्लैंक में सेट हो सकते हैं। फाइंड द वर्ड्स विच कैन फिल द ब्लैंक एंड चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। मतलब आपको क्या करना है ब्लैंक को फाइंड आउट कर वर्ड को फाइंड आउट करना है जो ब्लैंक को फिलअप कर पाए, जो ब्लैंक को फिल करता हो उस वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है और अपना ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है चूज करना है। तो मतलब 3 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से एक या एक से ज्यादा वर्ड्स आपके आ सकते हैं ब्लैंक के अंदर, तो आपको वो वाला वर्ड सेट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, उसके साथ ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 मिनट की। तो आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपको क्या करना है क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, सोल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस फिलर का, अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सब टाइम कंप्लीट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। आप मतलब इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने निकाले हो, तो अपने जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना, यहाँ लाइव चैट के अंदर अपने ऑप्शंस बता देना। और साथ में जो लास्ट में आपको क्या करना है अपने मार्क्स कैलकुलेट करने की, पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव उसको आप कंसिडर कर लेना। अगर पॉजिटिव हुआ है तो आप पॉजिटिव में कंसिडर कर लेना, अगर नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव में कंसिडर कर लेना। अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है एक ब्लैंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपनी बात करें तो क्या है यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है आपको। ठीक है, और यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए, 1 फर्स्ट सेकंड एंड 3 थर्ड, ये आपके 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है कोई भी वर्ड, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स क्या होंगे सूट होंगे, उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पहले यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ेंगे, शुरू करते हैं।
द मीनिंग लेना है आपको, क्या करना है ब्लैंक में, क्या करना है मीनिंग लेते हुए चलना है कि ये बोलना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो आपके वर्ड्स है वो फिलअप होंगे। द नॉवेल्स अर्ली रीडर्स, नॉवल के जो अर्ली रीडर्स हैं, उपन्यास के जो अर्ली रीडर मतलब स्टार्ट में पढ़ने वाले, वर अंडरस्टैंडेबली अनॉयड, वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मतलब समझने योग्य फॉर्म में अगर उनको ढंग से देखा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अनॉयड का मतलब नाराज, क्या थे वो नाराज थे। एट पर, किस पर नाराज, किस बात पर नाराज थे, हैविंग देयर नैरेटिव एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी नैरेशन की फॉर्म में जो नॉवल वगैरह से रिलेटेड जो उनकी उम्मीद थी, ठीक है, हैविंग देयर नैरेटिव एक्सपेक्टेशंस कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार कैसी थी उनकी, वैलिडेट। तो वैलिडेट को देखें तो होता है पुष्टि करना, किसी चीज की पुष्टि करना। तो पुष्टि करना की अपने बात करें तो वैलिडेट यहाँ पे V1 है, तो V1 है तो ये सब्जेक्ट डू V1 है, तो ये क्या वर्किंग देखते हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो डू V1 क्या करेगा, सब्जेक्ट मांगेगा और प्लूरल मांगेगा, तो एक्सपेक्टेशंस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर हैविंग का तीर लग गया, ठीक है। हैविंग जो आईएनजी क्लोज है उसका उस पर क्या लग गया, जो आपका जेरेंड बोल सकते हो आप, जेरेंड है यहाँ पे एट लगा हुआ है ना, इसका मतलब जेरेंड है, ठीक है। तो जेरेंड का उसका एक्शन का क्या लग गया इसके ऊपर, हैविंग एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस को कीपिंग, एक्सपेक्टेशंस को रखना, तो उसका तीर लग गया, इसका मतलब उसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और कौन बन सकता था, रीडर्स बन सकते थे, लेकिन वो तो वर्क के साथ ऑलरेडी चले गए। इसका मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा उसको, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट, इसका मतलब वैलिडेट तो अपना गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट है वो सारे के सारे ऑप्शन उड़ा दो। तो ए ऑप्शन गया आपका, डी ऑप्शन भी गया और ई ऑप्शन भी गया। अब बचा है आपके पास ओनली सेकंड ओनली थर्ड वाला, मतलब सेकंड या थर्ड में से एक होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड है नहीं, इसका मतलब दोनों में से एक ही होगा। क्लियर आप लोगों के। अब चलते हैं डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग को देखें तो उनकी नैरेटिव एक्सपेक्टेशंस कैसी, हैविंग रखते हुए कैसी हो गई थी उनकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद उनकी कैसी हो गई थी, डिसअपॉइंटिंग। तो आईएनजी एडजेक्टिव हो गया आपका, ठीक है। डिसअपॉइंटिंग का मतलब क्या है, उम्मीद उनकी क्या थी, चिंताजनक थी, निराशाजनक थी, निराशाजनक थी। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस जो उनकी उम्मीद थी वो निराशा, क्योंकि अगर आप देखो आईएनजी एडजेक्टिव, चलो एक बार थर्ड को पढ़ लेते हैं। थॉर्टेड का मतलब क्या हो गया, थर्ड का मतलब होता है व्यर्थ कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना। थॉर्टेड का मतलब एक्सपेक्टेशंस किस फॉर्म में थी, ये ईडी एडजेक्टिव आपका, मतलब पैसिव फॉर्म में। तो एक्सपेक्टेशंस जो थी वो किस फॉर्म में थी, थॉर्टेड का मतलब बिगाड़ी गई फॉर्म में थी, बिगाड़ दी गई थी। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, अब दोनों तो है नहीं, सेकंड एंड थर्ड तो मतलब आएगा एक। आईएनजी होता है उसमें तो जिसके लिए यूज हुआ है वो खुद वो एक्टिविटी करता है, और ईडी होता है इसका मतलब उसके ऊपर वो एक्टिविटी अप्लाई होती है, पैसिव फॉर्म में होता है। समझ में आ रही है चीज, वो एक्टिव फॉर्म में वो पैसिव में। तो डिसअपॉइंटिंग का मतलब किसके लिए यूज हुआ है, उम्मीद के लिए। तो उम्मीद उसको निराश कर रही थी क्या, उन लोगों को उनकी उम्मीद निराश कर रही थी, या नोवेल ने निराश किया था, ये बता दो मुझे। जो लोग थे, जो रीडर्स थे, उनको उनकी उम्मीद ने निराश किया था या नोवेल ने निराश किया था। उनकी उम्मीद तो थी कि बहुत कुछ अच्छा आएगा नोवेल के अंदर, लेकिन अच्छा नहीं आया, तो इसका मतलब उनकी उम्मीद ने निराश नहीं किया उनको, उनकी उम्मीद तो खराब कर दी गई, किसके द्वारा, राइटर के द्वारा, नोवेल के द्वारा। तो नोवेल डिसअपॉइंटिंग होगा, ना कि उनकी उम्मीद डिसअपॉइंटिंग होगी, उनकी उम्मीद डिसअपॉइंटेड होगी। समझ में आई चीज, डिसअपॉइंट, निराश की जाएगी नोवेल के द्वारा, ना कि उम्मीद खुद। समझ पा रहे हो ना चीज को, आईएनजी और ईडी में क्या डिफरेंस होता है। आईएनजी जिसके लिए यूज होता है वो खुद उस एक्टिविटी को करता है, ठीक है, और ईडी में वो एक्टिविटी उसके अप्लाई होती है उसके ऊपर। तो आईएनजी में तो वो एक्टिव एलिमेंट होता है और ईडी में वो पैसिव एलिमेंट होता है। समझ में पा रहे हो ना चीज को। तो इसका मतलब क्या है, डिसअपॉइंटिंग तो नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद निराश नहीं कर रही थी, उम्मीद तो खुद वो निराश हुए थे, नोवेल ने निराश किया था, ठीक है। और थ्वार्टेड का मतलब उम्मीद को खराब कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था उम्मीद को। तो ये बिल्कुल सही, किसके द्वारा, नोवेल के द्वारा, बाय द नोवेल। इसका मतलब उम्मीद तोड़ी गई थी, उम्मीद पे तीर लगा था, तोड़ने का मतलब उम्मीद को खराब किया गया था किसी के द्वारा, मतलब पैसिव एलिमेंट। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा वो पैसिव आएगा या एक्टिव आएगा, वो कैसा आएगा, पैसिव आएगा। तो इसका मतलब कौन सा होगा, थर्ड होगा, सेकंड भी नहीं होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों को समझ में आया। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, V1 है एक्शन, उसको सब्जेक्ट नहीं मिला। सेकंड क्यों नहीं हुआ, एक्टिव बात कर रहा है, लेकिन होनी क्या चाहिए थी, पैसिव बात होनी चाहिए। थर्ड आपका पैसिव है, इसलिए क्लियर हो गया। समझ में आया, एडजेक्टिव है ये, और कैसा है, ईडी और आईएनजी, मतलब एक्टिव और पैसिव आपका क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप वर्किंग के साथ चलोगे तो आपकी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएगी, वर्किंग के साथ चला करो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है स्पोर्टिंग एरर्स का। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्पोर्टिंग एरर्स का। डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्शंस को स्टार्ट करें तो बोला इसने 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एट A B C एंड D।
4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ए बी एंड सी एंड डी की फॉर्म में। देयर मे बी सम एरर्स इन द गिवन स्टेटमेंट्स, कोई एरर हो सकती है जो स्टेटमेंट्स दिए गए उनके अंदर। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द आंसर, क्या करना है, इनकरेक्ट जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आंसर की तरह क्या करना है, मार्क करना है। इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट मार्क ऑप्शन ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट इज द आंसर। ऑल आर इनकरेक्ट या ऑल आर करेक्ट आपका क्या है, आंसर की फॉर्म में उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। समझ में आ रही चीज, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट दिया गया है, यहाँ पे क्या है, ऑल आर करेक्ट दिया गया। वो आपके वो ऊपर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन में कुछ भी दे सकता है। इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो, चलो मान लीजिए यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, इंस्ट्रक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करने के लिए देता है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता है, क्योंकि थोड़ा सेंस भी आपका क्या किया जाता है, यहाँ पे चेक किया जाता है। अपने क्वेश्चन जाएंगे तो उसमें ऑल आर करेक्ट है, तो वो सेंस वगैरह चेक करने के लिए कि वहाँ ऑप्शन में आप बोलो यहाँ तो ऑल आर इनकरेक्ट है ही नहीं, तो उसने वहाँ पे अगर ऑल आर करेक्ट दे रखा है अगर एग्जामिनर ने, तो आपको तो एक ऑप्शन चूज करना है ना। इंस्ट्रक्शन में उसने बोल दिया कि ऑल आर इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपके चेंजेस, क्योंकि आजकल इंग्लिश में सेंसेस चलते हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो सेंसिबल फॉर्म में बात है होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन ओपन हो, आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना, उसको स्टार्ट कर देना। 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, टाइम्स अप। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 4 सेंटेंसेस ए बी सी डी दिए गए हैं और ई में दिया है ऑल आर। देखो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट दिया, ऑल आर इनकरेक्ट नहीं दिया गया, यहाँ पे ऑल आर करेक्ट दिया गया, मतलब एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल गया। अपनी कोई दिक्कत नहीं, अपना सेंस चमका हुआ है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए ए बी सी डी, इनमें से आपको चेक करना है कौन सा इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। अगर सारे सही है तो ऑल आर करेक्ट को आपको टिक करना है। तो ए में स्टार्ट करें, ए सेंटेंस को स्कैनिंग चलती है इसके अंदर। आपको क्या करना है, जो आपकी स्पॉटिंग एरर होती है उसको करने का मेथड क्या होता है, स्कैनिंग। हर एक एलिमेंट की आप क्या करो, वर्किंग चेक करो कि वो सही से यूज हुआ है नहीं हुआ, सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ। तो स्टार्ट करें, ही वॉज, वो था, वॉज ठीक है, सिंगुलर ही के लिए सही है। वन ऑफ, वन एक था, ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अभाग्यशाली, मतलब जो भाग्यशाली नहीं है, अभागे हैं, उन लोगों में से वो क्या था, एक था। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली जो लोग हैं उनमें से वो एक था। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ए अपना सही है। बी की बात करें, योगी जी सेड, योगी जी ने कहा, क्या कहा, दैट की नागार्जुना इज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया। नागार्जुना इज द आइंस्टीन, योगी जी ने कहा था पास्ट में, और नागार्जुना क्या है, आइंस्टीन है इंडिया का। ये बात उन्होंने पास्ट में कही थी। तो कोई दिक्कत है क्या, नागार्जुना है तो ये तो फिक्स बात है ना कि नागार्जुन को क्या बोला जाता है, इंडिया का आइंस्टीन है बोला जाता है। इसी बात को उन्होंने पास्ट में बताया था। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बात मैंने 5 साल पहले आप लोगों को बताई थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ तो वैलिड है ना। तो इसका मतलब इज है, तो यहाँ ये मत कर, ये देखो रूल्स में जाता है कि जब सर यहाँ पे सैड आ जाता है, मतलब पास्ट आ जाता है, तो क्या होता है, ये वाली जो चीज़ें वो सारी पास्ट में आएगी। ये चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, बस यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह कुछ नहीं होता, जो चीज़ फिक्स है। अब अभी जो एक्टिविटीज, आज भी जो एक्टिविटी चल रही है, उसी बात को मैंने पहले बोला। अगर मैं ऐसे बोलूँ, द बीजेपी इज इन द डोमिनेंस इन द एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द बीजेपी इज इन द डोमिनेंस, तो ये बात मैंने 4 दिन पहले, आई सेड, मैंने ये कहा था। तो वो बात अभी इज रहेगा या वो जाएगा, इज ही रहेगा ना, क्योंकि बीजेपी अभी भी क्या है, डोमिनेंस में है। समझ में आ रही चीज, अभी भी बीजेपी क्या है,
डोमिनेंस में है, हमारी गवर्नमेंट अभी किसकी है, बीजेपी की ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बात अब तक वैलिड है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका सही है। सर ये तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि सर आइंस्टीन के आगे द लग गया। आइंस्टाइन तो क्या है आपका नाम, आइंस्टाइन तो क्या है, नाम है ना सर, तो नाम के आगे द लग गया, नाम के आगे द नहीं लगता, तो ये नाम नहीं है, ये क्या है, उपाधि है। समझ में? द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, ही इज द पीएम ऑफ इंडिया, ही इज द पीएम। द पीएम का मतलब पर्टिकुलर फिक्स स्पेसिफाइड पर्सन को बता रहा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया जो है वो आइंस्टाइन जो रियल आइंस्टाइन थे उनको नहीं बता रहा, ये आइंस्टाइन ऑफ इंडिया एक उपाधि दी गई है, उस उपाधि को बता रहा है, उस पोस्ट को बता रहा है, इसलिए द आएगा, यहाँ गड़बड़ मत कर देना। अब ये भी एक रूल आपका खत्म हो गया। कौन सा? आपको सेंसिबल फॉर्म में पता होना चाहिए कि सर नाम के आगे द नहीं आता, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग कर देंगे क्योंकि नेम के आगे क्या नहीं आता, द नहीं आता, लेकिन ये नाम नहीं है, ये क्या एक उपाधि है, उसको एक उपाधि दी गई है। समझ में आई आप लोगों के? तो इसलिए द आएगा, गलत नहीं है, स्पेसिफाइड फॉर्म में। क्लियर है? सी में चलें तो इसका मतलब फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, बी भी सही। सी में बात करें, इट वॉज इवन अननेचुरल, ये अननेचुरल भी था, मतलब अप्राकृतिक था, अस्वाभाविक था, एंड इंसल्टिंग, और कैसा, इंसल्ट करने वाला था। इट इंसल्टिंग, आईएनजी आपका एडजेक्टिव है, मतलब ये कैसा था, इंसल्ट करने वाला था। क्या? टू बी होना, क्या होना, हैप्पी होना, खुश होना, नेक्स्ट टू, उसके सामने खुश होना, मतलब उसके सामने खुश होना अननेचुरल भी था और इंसल्टिंग, अननेचुरल और इंसल्टिंग भी था, बेइज्जती करने वाला भी था। समझ में आई चीज? मतलब उसके सामने खुश होने से कोई मतलब नहीं, उसके सामने अगर आप खुश होगे तो आपकी इंसल्ट होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। सी भी आपका क्या है, सही है। ये क्या था, इंसल्टिंग था, क्या होने के लिए, हैप्पी होने के लिए उसके सामने। क्लियर है? उसके बाद में बात करें डी में, आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स का मतलब कुछ मिनट्स बाद क्या हुआ, हितेश टोल्ड देम, हितेश ने उनको बताया, क्या बताया, द सेम जोक, सेम जोक सुनाया। तो हितेश ने क्या किया, उनको सेम जोक बताया, मतलब सेम जोक सुनाया, सेम ही जो चुटकुला था वो सुनाया, एंड और ओनली, केवल ए फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड, केवल उनमें से कुछ ही क्या हुए, उन्होंने क्या की, स्माइल की, मुस्कुराए, हंसे। समझ में आई चीज? तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे बात करें, टोल्ड हितेश, ठीक है, सही है। अब सारे एलिमेंट देख लो, देखो इंग्लिश में आप ये जो आपकी स्पोर्टिंग एरर है उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, हर एलिमेंट की वर्किंग देख लो। आफ्टर का मतलब बाद को बता रहा है, एक कपल मिनट्स को एक कपल ऑफ खा गया, एक कपल आफ्टर के साथ सेटिस्फाई हो गया, हितेश टोल्ड के साथ गया, देम पे टोल्ड का तीर लग गया, मतलब सेटिस्फाइड है, और टोल्ड किया क्या, द सेम जोक, उस पर भी तीर लग गया, टू ऑब्जेक्ट केस से कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। एंड, और दूसरी बात जोड़ी है उसने, कहाँ से एंड का रिफ्लेक्शन जाएगा, हितेश से पहले जाएगा, ठीक है। तो ओनली ए फ्यू ऑफ देम को ऑफ ने सेटिस्फाई कर दिया, स्माइल्ड, डिड स्माइल ने ए फ्यू को सेटिस्फाई, ओनली ए फ्यू को सेटिस्फाई कर, मतलब सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या सेटिस्फाइड है। मीनिंग की फॉर्म में देख लो कि कुछ मिनट्स बाद हितेश ने क्या किया, सेम ही जोक सुनाया, और बहुत कम लोग उनमें से क्या हुए, हंसे। तो बिल्कुल सही बात है, दोबारा से वही जोक सुनाओगे तो क्यों हंसेंगे लोग? समझ में आए? कई लोगों की एक आदत होती है, आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है, क्या करते हैं, एक बात जो बोल देते हैं जिसपे लोगों को हंसी आ जाती है ना, तो वो क्या करता है, उसी बात को फिर बार बार बोलता है, मतलब इतना अच्छा शानदार वाले चुटकुले की ऐसी तैसी करके रख देता है। होता है कि नहीं होता? ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है ना, आपने बहुत सारी जगह देखा, आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके जानकारी में बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि कोई बंदा क्या करे, एक जोक सुना दे, एक जोक या डायलॉग मार दे, उसके बाद वो बार बार उसी डायलॉग को बोलता है, या फिर याद करवाता है, मैंने ये डायलॉग मारा था, देख कितना मस्त था ना, कितना मस्त था ना, मतलब उससे चिढ़ होने लग जाती है। एक अच्छा सा डायलॉग होता है, उसको भी वो क्या कर देता है, खराब कर देता है। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे टिक हो गया। क्लियर आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, थोड़ा सा हल्का सा लेवल ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा मैंने लेवल ज़्यादा किया, मॉडरेट रखा है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडरेट है, आप बता देना, क्योंकि स्टूडेंट्स की मांग हुई थी कि सर थोड़ा सा पैटर्न मॉडरेट रखना, तो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को क्या किया है, मॉडरेट रखा है। नेक्स्ट पेपर में थोड़ा सा और मॉडरेट कर देंगे, आप बता देना आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब अपने सारे टफ मॉडरेट इजी सारे साथ में लेकर चलेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आता है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को पढ़ें तो क्या है, गिवन बिलो द सेंटेंसेज ईच ऑफ विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स आउट ऑफ विच द फर्स्ट पार्ट हैज बीन मार्क्ड बोल्ड। मतलब क्या है, आपको क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, उनमें क्या है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को, ठीक है, ये पैटर्न है आपका। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल्ड है, मतलब हाईलाइटेड फॉर्म में, मतलब वो फिक्स है,
और बचे हुए रिमेनिंग जो 4 पार्ट्स है उनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, बिल्कुल ईजी है। ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज देन फॉलोड बाय द 5 ऑप्शंस, जो ईच क्वेश्चन है वो क्या है, बाद में क्या है, फॉलो किए गए 5 ऑप्शंस के द्वारा, विच गिव द सीक्वेंस ऑफ द रीअरेंज्ड पार्ट्स, जो सीक्वेंस देते हैं रीअरेंज्ड पार्ट का। यू मस्ट चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स, आपको क्या करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जो क्या करता है, करेक्ट सीक्वेंस देता है पार्ट्स का। इफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी अरेंज्ड और द correct sequence doesn't match any of the given sequence, mark e that is none of the above as your answer। आपको none of the above क्या करना है, आंसर चूज करना है। अगर आपको नो करेक्शन की जरूरत हो या फिर कोई भी ऑप्शन आपका वहां से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा उस बात को, मतलब सही आंसर ना हो, तो आपको none of the above क्या करना है, चूज करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका क्वेश्चन अपीयर होगा आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो रहा है, प्रिपेयर रहो, टाइमिंग स्टार्ट होगी जस्ट क्वेश्चन ओपन होते ही। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। क्या दिया गया है यहाँ पे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका क्या दिया गया है आपको, हाईलाइटेड दिया गया है फर्स्ट पार्ट, मतलब वो तो आपका फिक्स है। चलो बहुत अच्छी बात है कि एक फिक्स कर दिया तो अपने को ज़्यादा हिंट मिल जाएगा। उसके बाद में इसके ए बी सी एंड डी 4 पार्ट्स दिए गए, नीचे उनका अरेंज डी बी सी ए बी सी डी ए, ये आपके बी सी ए डी वगैरह ये क्या दिए गए हैं आपको, रीअरेंजमेंट दिए गए हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, एक बार आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है अपने को। पार्ट्स आपको ढूंढने हैं कि कौन किसका पार्ट हो सकता है, पेयर ढूंढ लो, या फिर आप ऑप्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पेयर वाला ज़्यादा इजी रहेगा, आपको इजीली मिल जाएगा, मतलब ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करें अपने, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले को, द कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन निर्णय है लास्ट वीक जो आया था, टू सेटअप क्या करने के लिए, सेटअप करने के लिए, सेटअप का मतलब क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए, द इंटरनेशनल कोलिशन। इंटरनेशनल कोलिशन का मतलब संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन तैयार करने के लिए। तो कैबिनेट का डिसीजन है वो अकेला बचा हुआ है, समझ में आया। और सेटअप है वो 2 है, मॉडल लगा हुआ है यहाँ पे 2 सेटअप है, सेटअप करने के लिए मतलब 2 एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो कैबिनेट को सेंटेंस देना पड़ेगा आपको, और वो भी सिंगुलर फॉर्म में देना पड़ेगा, देख लेंगे। तो इसका पार्ट अपने को यहाँ से कुछ मिला क्या, यहाँ से अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आगे देखेंगे कोई ना कोई आ जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट वाला पढ़ें, टूवर्ड्स की तरफ, टैकलिंग क्लाइमेट। टैकलिंग क्लाइमेट का मतलब क्लाइमेट को टैकल करना, क्लाइमेट को क्या करना, टैकल करना। एंड अदर इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट को टैकल का मतलब हैंडल करना, ठीक है, उसको निपटना उससे। क्लाइमेट एंड अदर इन्वायरमेंटल का मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड। इसका एनवायरमेंटल का मतलब हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ना, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब वातावरण टाइप की कोई चीज, एडजेक्टिव है इसका मतलब, ये आपका ए लास्ट नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया। क्योंकि इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। एनवायरमेंटल का मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड। एडजेक्टिव इसका मतलब ये नाउन आएगा। क्या इन्वायरमेंटल कोई चीज होगी ना, इसका मतलब ए लास्ट नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में ए लास्ट है उन सब ऑप्शंस को क्या कर दो, उड़ा दो। तो कितनों में लास्ट है, ए में है, तो ए तो आपका गया, एक एलिमिनेट हो गया। अब इसका पार्ट ढूंढ लेते हैं। इन्वायरमेंटल क्या होगा, इन्वायरमेंटल टाइप की कोई चीज होगी, इसका मतलब नाउन होगा। फर्स्ट वाला तो आपका क्या है, फिक्स ही है, इसको तो कर नहीं सकते। तो ए के बाद बी आ सकता, इन्वायरमेंटल 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 आ जाएगा तो दीवार आ जाएगी, तो इन्वायरमेंटल सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि एडजेक्टिव को तो क्या चाहिए, डिपेंड होने के लिए नाउन चाहिए या नहीं चाहिए, एडजेक्टिव को डिपेंड होने के लिए आगे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो एनवायरमेंटल टाइप का कोई चीज होगी तो 4 तो नहीं होगा, दीवार आ जाएगी। एनवायरमेंटल टाइप के क्राइसिस हो सकते हैं क्या, हाँ, संकट, विपत्ति, प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिल्कुल सही। ए के बाद में सी आ सकता है, ये क्लियर है।
एनवायरमेंटल अनदर हो सकता है क्या? अनदर लीडरशिप का मतलब कोई दूसरी लीडरशिप की बात कर रहा है, दूसरी लीडरशिप एफर्ट की बात कर रहा है, दूसरे लीडरशिप। तो अनदर यूज करते अलग कर दिया ना उसको, अनदर का मतलब दूसरे। तो एनवायरमेंटल होता तो अनदर नहीं आना चाहिए था, एनवायरमेंटल लीडरशिप होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एनवायरमेंटल अनदर बनते ही वो अलग हो जाएगा, लीडरशिप को अलग कर देगा। तो एनवायरमेंटल फिर से सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि उसको कोई नाउन नहीं मिलेगा डिपेंड होने के लिए। तो ए के बाद में तो भाई सी ही रहेगा, ये अपने क्लियर हो गया। ए के बाद में क्या आएगा? सी आएगा। अब जिन ऑप्शन में ए के बाद में सी है वही रहेंगे और आपके क्या बचेंगे? एलिमिनेट। तो बी ऑप्शन भी गया, बचे कितने? सी एंड डी। दो ऑप्शन बचे सी एंड डी आपके, क्योंकि इसमें भी ए के बाद सी और इसके बाद में भी ए के बाद में सी है। ये क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे अपने बात करें तो अब बी को एक बार पढ़ लेते हैं, बी वाले को पढ़कर देख लेते हैं। बी में क्या बोला? फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर का मतलब जो आपदा है, रेजिलियंट का मतलब लचीलापन, मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो सिस्टम वगैरह है। इज येट, वो अभी भी है, इज येट वो अभी भी। तो बात कंप्लीट हो रही है क्या? जो आपका डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इज है, अभी भी है। क्या है अभी भी? इसका मतलब बात कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब बी भी लास्ट नहीं होगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी लास्ट नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इज येट अभी भी है। क्या है वो बात तो कंप्लीट करो ना। तो इसका मतलब बी भी आपका लास्ट नहीं होगा। ये चीज अपने क्लियर होगी, ये चीज अपने क्लियर होगी। तो बी अपना क्या नहीं होगा? आपका लास्ट नहीं होगा। समझ में आई चीज? तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नन ऑफ दीज है, आप डायरेक्ट सी को टिक मत करना। अब सर बी फर्स्ट भी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई फर्स्ट? क्योंकि बी फर्स्ट होगा तो सर इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इज खा गया, फोर खा गया, तो उसका तो सब्जेक्ट नहीं मिला, तो सर बी फर्स्ट भी नहीं होगा। ये बात भी सही है आपकी। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा आपका? नन ऑफ दीज रहेगा क्या? ई ऑप्शन रहेगा क्या? फर्स्ट नहीं होगा। बी फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? अरे बी फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी है आपके पास, द कैबिनेट डिसीजन है, तो बी क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट? तो बी यहां पे फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब वैसे सेंटेंस में ये सेकंड आएगा। जो भी यहां पे फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा? सेंटेंस में सेकंड आएगा। समझ पा रहे हो क्या चीज को? अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तो यूज कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सेंस भी यूज कर लो, ठीक है ना? थोड़ा सेंस यूज कर लेना, जो आपके ये दिमाग है थोड़ा बहुत उसको भी यूज कर लो, ठीक है? कचरा भरा पड़ा है क्या उसके अंदर? समझ में आई? तो उस चीज को भी यूज कर लेना। ये ऐसी गलती मत कर देना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी फिक्स है, तो उसके बाद में आएगा बी। जो यहाँ पे फर्स्ट है वो रियल में फर्स्ट नहीं है सेंटेंस का, वो सेंटेंस का सेकंड है। समझ में आई चीज? अब नन ऑफ दीज है, इसलिए आपको ये जो ऑप्शन है वो चेक करना पड़ेगा। तो बीडीएससी को पढ़ते हैं। कैबिनेट डिसीजन लास्ट वीक टू सेटअप द इंटरनेशनल कोलिशन। इंटरनेशनल कोलिशन को सेटअप करने के लिए जो कैबिनेट का डिसीजन है, कोलिशन किसके लिए, संगठन किसके लिए? फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कोलिशन है उसको सेटअप करने के लिए डिसीजन है। इज येट, इज का सब्जेक्ट कैबिनेट डिसीजन आ गया, तो कैबिनेट डिसीजन भी सेटिस्फाई हो गया, इज भी सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब जो कोलिशन को सेटअप करने के लिए जो कैबिनेट का जो डिसीजन है इज, वो अभी भी क्या है? इज येट अभी भी, इज येट बी डी अनदर लीडरशिप एफर्ट। वो अभी भी क्या है? दूसरा लीडरशिप एफर्ट, कोशिश है बाय इंडिया। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। उसके बाद में ए टुवर्ड्स, किसकी तरफ कोशिश है? बाय इंडिया के द्वारा। किसकी तरफ? क्लाइमेट और अदर एनवायरमेंटल जो आपके क्राइसिस हैं उनको हैंडल करने के लिए। क्राइसिस कौन से? जो कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को क्या कर कन्फ्रंट कर रहे हैं। कन्फ्रंट का मतलब आमना सामना करना होता है, जो वर्ल्ड के सामने आ रहे हैं चैलेंज की फॉर्म में, जो क्राइसिस सामने आ रहे हैं। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है कि कैबिनेट का जो डिसीजन है ये चीज तैयार करने के लिए, वो अभी भी क्या है? दूसरा एफर्ट है इंडिया के द्वारा क्लाइमेट और एनवायरमेंटल जो क्राइसिस है उनको हैंडल करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, जो क्राइसिस वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने आ रहे हैं। इसका मतलब बीडीएस ही अपना सही है, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा। ऑप्शन अपने को मिल गया ऑप्शन सी। अगर कोई भी ऑप्शन ना होता फिर आप नन ऑफ दीज वाला होता, नन वाला ऑप्शन आपका होता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे क्लिक हो जाए। क्लियर है? समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है वर्ड रिप्लेसमेंट का। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है वर्ड रिप्लेसमेंट। डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं आपको बोल्ड में, ठीक है? दीज 4 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजिशन। हो सकता है वो करेक्ट पोजिशन में, हो सकता है ना हो। द सेंटेंस इज देन फॉलोड बाई ऑप्शन विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स।
जो सेंटेंस फॉलोड है विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट शुड रिप्लेस ईच अदर इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट, जो आपके क्या है यूज हो सकते हैं, मतलब कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली फॉर्म में करेक्ट करने के लिए फाइंड करना है, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट रिप्लेस ईच अदर, आपको वो कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जो एक दूसरे को रिप्लेस करता हो। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज देन ई एज योर ऑप्शन, तो आपको ई क्या करना है, एज योर ऑप्शन चूज करना है अगर आपका करेक्ट है सेंटेंस। तो आपको रिप्लेसमेंट देखना है, तो वर्ड्स दिए गए हैं आपको 4 हाईलाइटेड वर्ड दिए जाएंगे सेंटेंस के अंदर, उनको आपस में आपको इंटरचेंज करके देखना है और आपको पहले तो मीनिंग पढ़ना है कि वो सही है या नहीं है, उसके बाद में इंटरचेंज करके आपको चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका 1 मिनट का टाइम है स्टार्ट, तो प्रिपेयर रहो, बी प्रिपेयर्ड, रेडी रहो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो रहा है, आप तैयार रहो, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। टाइम आपका कंप्लीट होता है, अब इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे, ए बी सी एंड डी फॉर्म में आपको क्या दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको चेक करना है वो सही है या नहीं। सही है तो आपका नो करेक्शन हो जाएगा, द सेंटेंस इज करेक्ट, ई ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। या फिर उनमें चेंजेस है तो वो चेक कर लेंगे, ऑप्शन के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो पहले अपने इसका कंप्लीट मीनिंग पढ़ लेते हैं कि ये सेंटेंस बोलना क्या चाहता है, वहीं से आपको हिंट मिलेगा। अंडर ट्रेमेंडस ट्राइंग, ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो ट्राइंग कोशिश है, फ्रॉम द मीडिया, किससे, मीडिया से, एंड द कांग्रेस और कांग्रेस से, फॉर टेकिंग लेने के लिए सम एक्शन, कुछ एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऐसी बात हुई है। आफ्टर द सडन, अचानक से जो डिसअपियरेंस मतलब गुम हो जाना, गायब हो जाना, डिसअपियरेंस ऑफ सऊदी डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट। डिसिडेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, मतलब जो विरोधी हो, जिसका मत अलग हो, जिसका ओपिनियन अलग हो। डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं, जमाल खशोगी, जमाल खशोगी इन टर्की, टर्की के अंदर जो जमाल खशोगी है उसकी डिसअपियरेंस। तो सही जा रहा है यहाँ पे। ट्रेमेंडस ट्राइंग, मीडिया से क्या हो रही है, कोशिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कोशिश के अंडर क्या करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, किसके बाद, एकदम से अचानक से गायब हो जाने के बाद, किसके, जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के इन टर्की में। उस ट्रेमेंडस कोशिश के अंडर क्या है, मिस्टर ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को मिस्टर ट्रंप ने बताया दैट कि ही इज प्रेशर, वो क्या है, प्रेशर है। तो ट्रंप क्या प्रेशर है ही इज प्रेशर, कि वो क्या है, एक प्रेशर है, वो एक क्या है, दबाव है। ट्रंप खुद दबाव थोड़ी है, ही इज अंडर प्रेशर होता तो सही होता है, इसका मतलब अपना सी वाले में गड़बड़ है। क्लियर हुआ, सी वाले में गड़बड़ है, इसको चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी में अपने को हिंट मिल गया कि सी में गड़बड़ है। ही इज प्रेशर, की ट्रंप क्या है, प्रेशर है, वो खुद एक प्रेशर है। हाँ, ट्रंप तो वैसे प्रेशर ही है, ठीक है, समझ रहे हैं चीज। टू गेट क्या करने के लिए, टू गेट एट द बॉटम ऑफ द इशू, इशू के बॉटम पर जाने के लिए, मतलब इशू की डेप्थ में जाने के लिए, डेप्थ में। एंड हैज सोट, और हैज का अपने रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, एंड का रिफ्लेक्शन ही के बाद जाएगा। ही हैज सोट, उसने मांग की है, डिटेल्स ऑफ इट, इसके डिटेल की, फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इसकी डिटेल की उसने मांग की है। तो डिटेल्स वाले में कोई दिक्कत है क्या, डिटेल्स वाला सही लग रहा है और डिसअपीयरेंस वाला भी सही लग रहा है कि डिसअपीयरेंस किसकी है, जर्नलिस्ट की। तो यहाँ तो सही है, लेकिन प्रेशर वाला बिल्कुल गलत है। तो ए और सी को चेक कर लो एक बार, आप ए और सी को चेक कर लेते हैं। ए और सी को चेक करना, अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, अब प्रेशर को वहां पे रखना है, मतलब उस प्रेशर के अंडर ट्रंप ने बोला है, मीडिया से और कांग्रेस से जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर के अंडर, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ट्राइंग को देखना कि ट्रंप ने रिपोर्टर को बोला ही इज ट्राइंग टू गेट, वो कोशिश कर रहा है इशू की डेप्थ तक जानने की। इसका मतलब ए और सी में
चेंजेस हैं। तो बात पढ़ें पूरी एक बार। तो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, मतलब उस प्रेशर के अंडर जो मीडिया और कांग्रेस से आ रहा है एक्शन लेने के लिए, उस प्रेशर के अंडर, किसके बाद जो प्रेशर आ रहा है, आफ्टर द सडन डिसअपियरेंस, मतलब उस जर्नलिस्ट की अचानक से गायब हो जाने के बाद, तो उस गायब हो जाने के बाद जो कांग्रेस और मीडिया की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर के अंडर ट्रंप ने बताया, रिपोर्टर्स को बोला क्या, कि वो कोशिश कर रहा है बॉटम तक जाने की, और उसने मांग की है सऊदी अरेबिया से, किसकी, डिटेल्स की। समझ में आ रही है चीज़? इसका मतलब सेंटेंस ये। तो जो आपका रिप्लेसमेंट आएगा वो किस में आएगा, ए एंड सी। तो ओनली ए एंड सी आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों के? समझ में आया? बिल्कुल इजी। देखो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट क्या हाई बोल सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल इजी है। जब ये लेवल, उसके लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आई ना, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी होता है, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेंसिबल फॉर्म में मीनिंग देखना था, डायरेक्ट आपको वर्किंग से ही हो गया। तो इंग्लिश की वर्किंग अगर आप लोगों को आती है, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर आपके? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब मैं फिर से आपको बता दूं, इंग्लिश को छोड़ मत देना आरआरबी के चक्कर में, पहले ही बोल रहा हूँ। पिछली बार वाला आपको याद होगा, पिछली बार आप लोगों के साथ क्या हुआ था। आरआरबी धोखा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा भी लड़खड़ाए तो क्या हो जाएगा, हल्का सा भी लड़खड़ाते ही आपका क्या हो जाएगा, बैकअप नहीं ले पाओगे। समझ में आई चीज़? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आरआरबी वो वाला केस है, जैसे मान लीजिए एक वैष्णो देवी है, ठीक है, वहाँ पे अपने भीड़ होती है, वहाँ पे हल्के से लड़खड़ाए तो आप कुचल दिए जाओगे। समझ में आ रही चीज़? तो यहाँ पे कोई बैकअप नहीं है। अगर आपने 1 मिनट भी वेस्ट किया, 1 या 2 मिनट भी वेस्ट किया, आपने 1 मिनट भी आपने वेस्ट किया आरआरबी में, तो आपको बैकअप मिलना इतना ईजी नहीं होगा जितने अदर एग्जाम्स में होता है। क्योंकि वहाँ पे जो साथ देने वाला सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो सबको ही आती है, आती नहीं तो क्या नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, और जिसको इंग्लिश आती है वो सिलेक्शन ले जाता है। ऐसा ही आरआरबी के केस में हिंदी जो आपकी होती है वो रियल में टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो मैथ्स रीजनिंग के लिए टाइम ही नहीं छोड़ेगी, कर लेना चाहिए हिंदी, लेकिन इंग्लिश टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। और हिंदी का जो लेवल आता है वो इतना हाई लेवल आता है आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी लेवल आता है कि वहाँ पे अपने समझ में नहीं आता करना क्या है। आप लोगों को बस ये लगता है कि हिंदी हमें आती है, बोलनी भी नहीं आती आप लोगों को अच्छे से, तो आपको लगता है कि हमें हिंदी आती है, लेकिन वहाँ पे बैकअप इंग्लिश देती है। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश अटैम्प्ट करके आए थे वो आरआरबी में सेलेक्ट हो गए, आरआरबी को ले गए, और जो हिंदी अटैम्प्ट करके आए तो वो रह गए। समझ में आ रही चीज़? तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो वाली गलती दोबारा से मत कर देना। अब की बार, अगली बार आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब की बार जो क्राइसिस वगैरह हुआ है, लॉकडाउन वगैरह, उसके कारण क्या हुआ है, लोगों की हालत खराब हो रखी है। अब नेक्स्ट टाइम जब सब सही हो जाएगा तो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, और बैंकिंग सेक्टर में तो आएंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छे वाला सेक्टर है, बहुत जल्दी जॉब दे देता है। समझ में आई चीज़? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी फिर रोते रह जाना, कुछ भी नहीं मिलने वाला फिर। समझ में आ रही है? अब की बार गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, ठीक है? तो इंग्लिश को मत छोड़ो, इंग्लिश को छोड़ोगे तो गड़बड़। वैसे भी इंग्लिश नहीं होती अपनी क्लास में, अपनी क्लास में सब कुछ होता है, साइंस बनता है। समझ चीज़? आगे आप लोगों की मर्जी है, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब आपको अपने आप रियलाइज हो, क्योंकि इंसान की एक फिक्र होती है, जब तक उसको ठोकर ना लगे तब तक वो कुछ समझता ही नहीं है। ठोकर तो आपको बहुत सारी लगी, एक बार और खा लो, और अब की बार ऐसी ठोकर लगेगी कि लाइफ टाइम कभी उठ नहीं पाओगे, ये गारंटी है। समझ में आई चीज़? तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिससे आपको सही लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है? आपकी मर्जी, आप लोगों की ज़िंदगी, आप जैसे करो वैसे करो। मैंने जो बताना था रियलिटी वो मैंने बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आता है आपका नेक्स्ट, एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्शंस पढ़ते हैं पहले इसकी। इन द गिवन क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब गिवन क्वेश्चन में क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस दिया गया है, ब्रैकेट में कुछ पार्ट दिया गया है। बिलो द सेंटेंस, सेंटेंस के बिलो 3 अल्टरनेटिव्स टू द ब्रैकेटेड पार्ट आर गिवन विच में हेल्प इंप्रूव द सेंटेंस। जो क्या कर सकते हैं, हेल्प इंप्रूव द सेंटेंस। हेल्प मेक वाला सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, जो इंप्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को, मतलब ब्रैकेटेड पार्ट को आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको क्या करना है, करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज है वो आपको क्या करना है, चूज करना है। इन केस द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, योर आंसर इज दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अगर करेक्शन आपका नहीं रिक्वायर्ड है तो आपको नो करेक्शन, ई ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। क्लियर आप लोगों की? तो ई ऑप्शन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। समझ में आ रही है आप लोगों की चीज़? तो मतलब क्या है, ब्रैकेटेड पार्ट दिया गया, ब्रैकेट में आपको सेंटेंस में कुछ हाईलाइटेड फॉर्म में दिया गया होगा, और उसके 3 आपको सेंटेंस उसके पार्ट दिए गए जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है कौन सा रिप्लेसमेंट है होगा। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। स्टार्ट करते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? क्वेश्चन आपका सामने आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, सो बी प्रिपेयर्ड।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो रहा है और तैयार रहो आप, टाइम स्टार्ट होने ही वाला है आपका जस्ट, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्या दिया गया है यहाँ पे, हाईलाइटेड फॉर्म में आपको एक पार्ट दिया गया है, उसके आपको रिप्लेसमेंट दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिए गए, मतलब जो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि कौन सा आपका इंप्रूवमेंट दे रहा है, कौन सा जो पार्ट है वो आपका इंप्रूवमेंट दे रहा है। तो इसके लिए पहले आप मीनिंग पढ़ो कि बोलना क्या चाहता है सेंटेंस। तो स्टार्ट करें, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन का मतलब, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल वगैरह की कटाई, ठीक है। जो जंगल की कटाई है उसको बोल रहा है ये, पेड़ पौधों की कटाई को। लार्ज के हाई लेवल का जो डिफोरेस्टेशन है, मतलब जो कटाई है पेड़ पौधों की, फॉर द किसके लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सेटिंग अप के लिए, उसको सेटअप करने के लिए। एंड यूज ऑफ, और जो यूज है, आपको सिर्फ मीनिंग लेना है, यहाँ पे वर्किंग इतनी ज़्यादा मत देगा ना, सिर्फ मीनिंग लेना है, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ तो आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, चाहे सही हो या गलत हो। एंड यूज ऑफ फर्टाइल लैंड, और जो आपका क्या है, और ये आपका रिफ्लेक्शन देखें तो 4 के बाद जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको मीनिंग लेना है यहाँ से, ठीक है। वो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया एक बार कि कहाँ से जाएगा। यूज जो एंड है उसका रिफ्लेक्शन 4 के बाद। डिफोरेस्टेशन है फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। और यूज ऑफ फर्टाइल लैंड, जो उपजाऊ भूमि है उसके क्या करने के लिए, यूज के लिए उनकी कटाई की जा रही है। मिंट, जो लैंड मिंट है, जिनका मतलब है क्या करने के लिए, फॉर कल्टीवेशन, खेती वगैरह के लिए, जिसका मीनिंग है टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, और क्या करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। और क्या कर पर्पज क्या है उसका, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। हैव ओनली, वो केवल, पता नहीं क्या। हैव का सब्जेक्ट ढूंढ लो, मिल जाएगा, सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो लार्ज स्केल जो फॉरेस्टेशन है उस वो यूज़ हुआ, उसके लिए यूज़ हुआ है आपका क्या है। क्योंकि जहाँ पे भी अपने देखे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट का तीर लग गया, कल्टीवेशन को 4 खा गया, ठीक है, फर्टाइल लैंड को ऑफ खा गया। उसके बाद में बात करें, यूज़ वगैरह उसको 4 ले गया, ये वाला यहाँ से रिफ्लेक्शन है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऑफ खा गया, सेटिंग अप 4 के साथ। डिफोरेस्टेशन है, सर डिफोरेस्टेशन तो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हैव क्यों यूज़ किया, चलो नहीं किया, हैज़ यूज़ करना चाहिए था, चलो कोई ना, तो कर दो इसमें एरर। यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ क्या खेल गया, गेम खेल गया। अगर ये ब्रैकेट में होता ना तो यहाँ पे एरर हो जाती, लेकिन उसने क्या किया, डिफोरेस्टेशन को क्या किया है, हैव प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया, मतलब अलग अलग वे में क्या करने के लिए, एक तो इंडस्ट्री यूनिट्स को बनाने के लिए, और दूसरा फर्टाइल लैंड खेती के लिए। तो क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्रीज के लिए पेड़ों की कटाई, और एक कृषि वगैरह के लिए, खेती करने के लिए पेड़ों की कटाई। इन दोनों के लिए डिफोरेस्टेशन को अलग अलग वे में यूज करके उसने प्लूरल बताया है डिफोरेस्टेशन को। और अगर आपको लगता है ये गलत है तो गलत है, तो आप टिक करके दिखा दो, फिर यहाँ पे आप करेक्शन करके दिखा दो, क्योंकि करेक्शन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, वो भी नहीं कर सकते, नो करेक्शन है। समझ रहे हैं, इसका मतलब हैव तो क्या है, ऑलरेडी सेंटेंस में आया हुआ है, इसका मतलब हैव तो आपका क्या, ऑलरेडी करेक्ट है। ये एग्जामिनर ने आपके साथ ट्रिक खेली है, समझ में है ना, ऐसे एग्जामिनर ट्रिक खेलता है, समझ पा रहे हो ना चीज को, एग्जामिनर ऐसे ट्रिक खेलता है। आप बोलोगे मैं तो गलत करूंगा, तो वो बोलेगा गलत करके दिखा दे, फिर ऑप्शन टिक कर दे, कोई भी दम है तो करके दिखा दे, क्योंकि ये हैव तो सभी में रहना है। तो आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो ये बोल्ड फॉर्म में है ना, सिर्फ इसी को आप क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, आपका इतना ही काम है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया आप लोगों के। तो अब यहां से हैव को आप सही रखना, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। हैव ओनली एडेड टू द अनटोल्ड मिजरी, जो अब आप बीच की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इसको क्या करो, उड़ा दो, सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, तब आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा।
तो लार्ज बहुत बड़े पैमाने पे जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसने केवल क्या किया, एड किया है किसकी तरफ, अनटोल्ड मिजरी, माइजरी का मतलब गरीबी, कमी की तरफ उसने, अनटोल्ड जो अकथित जिसको कहा ना जा सके ऐसी जो आपकी कमी है उसकी तरफ ऐड किया, मतलब कमी लेकर आया है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, एग्रेवेटेड द प्रॉब्लमैटिक, अब पूरे को रिप्लेस करना है, एग्रेवेटेड तो डिफोरेस्टेशन है उसने क्या किया है, कर चुका है, हैव एग्रेवेटेड, ठीक है V3 आएगा, वो एग्रेवेट बढ़ा चुका है, भड़का चुका है, द प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम टाइप का, क्या प्रॉब्लम टाइप की कोई चीज होनी चाहिए तो नाउन आना चाहिए था ना इसके बाद में, ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा आपका प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक तो क्या एडजेक्टिव है, तो इसने क्या बोला है, जो लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन है उसने केवल क्या किया है, भड़काया है, बढ़ाया है, प्रॉब्लमेटिक समस्या टाइप की, प्रॉब्लम टाइप का, प्रॉब्लमेटिक इश्यू बोल सकते थे ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बोल सकते थे ना, तो ये मतलब क्या, प्रॉब्लमेटिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि उसको डिपेंड होने के लिए क्या चाहिए आगे नाउन, दो मीनिंग ही पूरा नहीं ले पा रहा, इसका मतलब फर्स्ट तो गया, फर्स्ट गया, इसका मतलब जिसमें फर्स्ट है वो सारे उड़ा दो, तो बी ऑप्शन तो अपना गया। अब नेक्स्ट पढ़े, हैविंग ऑगमेंटेड द इश्यू, हैविंग ऑगमेंटेड द इश्यू को ऑगमेंट बढ़ाते हुए, हैविंग रखते हुए, हैव, अब ओनली को हटाना एक बार, आप ओनली केवल को बता रहे, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हैव हैविंग कोई मीनिंग आ रहा है, हैव हैविंग, हैव आएगा तो हैविंग होगा ही नहीं, हैड होना चाहिए था, हैव हैड होना चाहिए था, क्योंकि हैव जो मांगता है वो क्या मांगता है, V3 में कन्वर्ट करता है, ING तो आएगा नहीं, या हैव बीन हैविंग हो सकता था, हैव बीन हैविंग हो सकता था, लेकिन ये गलत हो गया, अगर हैविंग ना होता फिर आपका सही था, हैव ऑगमेंटेड द इशू, इशू को बढ़ा चुके हैं, तो ये आपका हो सकता था, इसका मतलब सेकंड भी गलत, हैव हैविंग होगा ही नहीं, हैव के बाद में V3 आना चाहिए था क्योंकि वो V3 में कन्वर्ट करता है, V3 की डिमांड करता है, इसका मतलब हैव हैविंग गलत, हैव हैड होता तो भी मानते अपने, समझ में ये चीज़, तो ये अपना क्या हो गया यहाँ से, क्योंकि इसने तो क्लोज फॉर्म में दिया हैविंग वगैरह, तो ये भी अपना क्या हो गया गलत, तो सेकंड जिसमें वो भी उड़ा दो, तो सी ऑप्शन भी गया आपका और ए ऑप्शन भी गया, नो करेक्शन आपका हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। अब पाइल अप द प्रॉब्लम, पाइल अप का मतलब ढेर लगाना, बढ़ाना, प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, बढ़ा चुका है, डिफोरेस्टेशन बिल्कुल सही है, लेकिन पाइल क्या है, पाइल, पाइल V1 है, पाइल्ड होना चाहिए था, यहाँ पे पाइल नहीं होना चाहिए था, V3 होना चाहिए था, पाइल्ड होना चाहिए था, पाइल्ड अप होना चाहिए था, तो पाइल तो होगा ही नहीं, V1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैव क्या करेगा, V1 को कन्वर्ट करेगा किसमें, V3 में, इसका मतलब थर्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या होगा, ई होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन ई होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्लियर हुआ, तो इसका मतलब जो आपका इस सेंटेंस का जो रियल सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका सॉल्यूशन रहेगा, समझ पा रहे हो ना चीज़ को, क्यों, क्योंकि जो ऊपर है वो क्या है, बिल्कुल सही है, और जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो सारे के सारे क्या गलत है, क्लियर हो आप लोगों के, मतलब क्या, लार्ज स्केल जो डिफोरेस्टेशन है सेटिंग अप करने के लिए और खेती वगैरह के लिए, ज़मीन वगैरह तैयार करने के लिए, उपजाऊ जो लैंड के लिए यूज़ के लिए, वो डिफोरेस्टेशन है वो क्या कर चुका है, ऐड कर चुका है, किसकी तरफ, कमी की तरफ ऐड कर चुका है, मतलब कमी लाया है, अभाव लेकर आया है, मतलब कमी आई है, उसके कारण चीज़ों की कमी आई है और कुछ भी नहीं हुआ, इस तरीके ओनली बोला है ना, मतलब केवल कमी लेकर आया है, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये बात इसने बोली है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बहुत शानदार वाली चीज़ आपको देखने को मिली, कितना शानदार वाला सेंस, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रूल रट के आते हैं, रूल्स वगैरह रट कर आते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ हैव पे अटक जाएंगे, क्योंकि डिफोरेस्टेशन सर सिंगुलर है तो हैव नहीं है जाना चाहिए, तो वो यहाँ पे अटक जाएंगे और अपने वहाँ पे क्या करके क्वेश्चन करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे और वो यहीं पे रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना, समझ में आ रही है चीज़। अगर ये जो आपका हैव अगर ब्रैकेट में होता तो आपका है जाता, ये श्योर है, ठीक है, लेकिन ये एरर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जामिनर ने फिक्स कर रखा है, तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, अगर ये एरर में आता फिर आपका ये क्या होता, गलत हो जाता, एरर में होता तो आपका ये पक्का गलत होता, लेकिन यहाँ पे आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ट्रिक खेलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसने वो ये देखना चाहता है कि जो आपसे पूछा है आप वो ओनली वो ही बता रहे हो या फिर फालतू की चीजें भी कर रहे हो या टांग भी अड़ा रहे हो बीच में कुछ और, ठीक है, जो आपको काम दिया गया वही काम कर रहे हो या दूसरे काम में भी आप टांग अड़ा रहे हो, तो वो चीज़ उसने यहाँ पे आपकी क्या की है, चेक की है, ये आपके सेंस को चेक किया, क्लियर हुआ। तो ऐसा कंफ्यूजन आपके आगे से नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपना काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो बोल्ड पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट है, उसी को करेक्ट करना है, और जितना भी पार्ट है वो आपको फिक्स फॉर्म में सही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है, उसको आप कुछ से नहीं कर सकते, क्लियर है। तो ये आपका क्या था, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट था। अब जितने मार्क्स आपके बने हैं वो सारे के सारे अपने मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 10 वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कहाँ पे बताओगे,
कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताओगे। क्लियर आप लोगों के? तो ठीक है, अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन दोबारा से देखना है आपको। अब यहाँ पे तो अपनों ने पेपर किया था, वैसे आपको सॉल्यूशन मैंने साथ में करवा दिया है, ठीक है। फिर भी आपके समझ में ना आए तो एक बार री अगेन इसको क्या कर लेना, वीडियो को वॉच कर लेना कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, और आपको अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है, उन गलतियों को सुधारना है, तब जाकर आपकी इंग्लिश बनेगी। और एक फिर से मैं बता दूं आपको, अगर आपकी इंग्लिश बन गई तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी इंग्लिश बन गई तो आप आरआरबी भी ले जाओगे। हिंदी अटेम्प्ट करते हो फिर भी आप आरआरबी ले जाओ, क्योंकि इंग्लिश हिंदी एक ही बात है। रियल में जो सारे सब्जेक्ट एक ही चीज़ होते हैं, पूरा सेंस होता है। अगर आपको इंग्लिश हैंडल करनी आ गई तो आपको हिंदी भी आ जाएगी, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा आरआरबी पीओ के अंदर जो मेंस का एग्जाम था, जो एग्जाम मैंने भी दिया था मेंस का एग्जाम, ठीक है। तो उस एग्जाम में मैंने देखा था, क्या देखा था कि जो जितनी भी हिंदी थी आपकी, हिंदी का जो पेपर था वो मैंने चेक किया था साथ में। तो हिंदी का जो पेपर था उसमें जैसे इंग्लिश में पैटर्न पूछे जाते हैं वैसे हिंदी में पूछे जाते हैं। बच्चों से समझ में नहीं है, करें क्या। और जिन्होंने किया उनका टाइम 60 मिनट तक उनका टाइम खा गया। वो मैथ्स रीजनिंग के लिए उनके पास कुछ टाइम भी नहीं बचा। जिन बच्चों ने दिया है मेंस का एग्जाम उन बच्चों को पता है, मतलब उसने पैटर्न दिए थे, और कैसे जैसे इंग्लिश में पहले एक पैटर्न दे दिया, फिर उसके बाद में दूसरा पैटर्न, 2-3 क्वेश्चन तीसरे दूसरे पैटर्न के दे दिए, अलग पैटर्न्स के दे दिए, फिर वापस से वो पहले वाला जो पैटर्न था 2-3 क्वेश्चन छोड़कर वापस से वो पैटर्न दे दिया। और डायरेक्ट क्या करते हैं, एक टाइप से ये इंग्लिश को कन्वर्ट ही करते हैं, इसलिए इनमें एरर भी होती है। हिंदी वाले में क्या, लैंग्वेज इतनी ट्रिकी हो जाती है कि आप लोगों के समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। ये है रियलिटी हिंदी की, आप देख लेना। और हिंदी करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स बनेंगे। अगर बाई चांस हिंदी आपकी वहाँ पे आपका साथ ना दे तो इंग्लिश रियल में साथ देगी। बैकअप प्लान है आपका, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल इजी लैंग्वेज होती है, हिंदी टफ होती है रियल के अंदर। अगर अपनी बात करें तो समझ में आ रही है, तो इंग्लिश को मत छोड़ना। अगर इंग्लिश को छोड़ोगे तो रिजल्ट आपको 100% गारंटी है मिलेगा, और आप ही बोलोगे मुझे आकर कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब क्या करें। समझ आए से, अब कुछ मत करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, क्योंकि बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों ने। समझ में आ रही है, क्योंकि आगे कंपटीशन 100% गारंटी बहुत तगड़े वाला बढ़ेगा, क्योंकि जो ये क्राइसिस है उसके कारण सारे गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेंगे, ये गारंटी है, देख लेना चाहिए आप। समझ में आ रही चीज़, तो ये चीज़ 100% गारंटी है। दिक्कत आएगी आप लोगों को, अभी भी अवेयर होना है, जग जाओ, जगना है तो, नहीं जगना तो सोए रहो। और जितने बच्चे रेगुलर हैं गारंटी है सिलेक्शन श्योर है आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ रही है, आप लोगों के सिलेक्शन श्योर है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा आपकी रेगुलरिटी का। हर सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना होता है, क्योंकि और सब्जेक्ट तो सभी को आते हैं, दिक्कत करती है तो इंग्लिश करती है। क्लियर आप लोगों के? तो इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना और देख लेना अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा सोच लेना। 10 मिनट आंखें बंद करके एक बार सोच कर देखना कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रही हो। ये चीज़ आप सोचकर देख लेना। समझ में आ रही है आपकी चीज़? तो रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने मार्क्स मुझे कमेंट कर देना। सुराही इस जल को शीतल रखने में सहायक सिद्ध होती है, परंतु यदि यही जल इस सुराही में कई दिन तक पड़ा रहे तो सड़ जाता है, और जो जल आपकी प्यास बुझा सकता था वही आपको अस्वस्थ बना देता है। इसलिए ये आवश्यक है कि सुराही के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, परंतु यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं पर परिश्रम करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे इस सुराही के जल की भांति आपके गुण और आपकी शक्तियां भी आपको छोड़ देते हैं। इसलिए स्मरण रहे, कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त करें, परंतु स्वयं पर परिश्रम करना ना त्यागें, क्योंकि तभी आप सफलता से प्राप्त फल के रस का आनंद उठा पाएंगे। क्योंकि अथक और कड़े परिश्रम का स्वाद सदैव मीठा होता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।